भूतकालीन प्रतिपादनों के लिए दुराग्रह ना करें। भूतकाल में जो माना जाता है वह भविष्य में भी माना जाएगा या माना जाना चाहिए, ऐसा सोचना व्यर्थ है। हमारे ज्ञान की सीमा बढ़ रही है और परिस्थितियां भी बदल रही हैं। तदनुसार ज्ञान के आधार भी बदलते जा रहे हैं। विकास का तथ्य स्वीकार किया जाना चाहिए। सत्य अति विशाल है, उसकी परतें धीरे धीरे खुलती चली जा रही हैं। इस विकासोन्मुख सत्य को स्वीकार करने के लिए हमें अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। जो भूतकाल में कहा गया वह पूर्ण सत्य था, उसमें हेरफेर की गुंजाइश नहीं। ऐसा दुराग्रह हमें सत्य के नवीनतम प्रकाश से वंचित कर देगा और हम दकियानुसी कूपमंडूक बनकर रह जाएंगे। सत्य किसी सीमा बंधन में बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य सर्वांगपूर्ण नहीं है और न उसके मस्तिष्क की परिधि ही इतनी बड़ी है कि इस विशाल विश्व में संव्याप्त सत्य की समस्त किरणों का एक ही समय अंतिम रूप से अवगाहन कर सके। इस विश्व का क्रमिक विकास हुआ है। धरती किसी समय में वायुभूत अग्निपुंज थी। ठंडी होने पर वह प्राणियों के रहने योग्य हुई। एक कोशीय सिंगल सेल्यूलर जीवों से विकसित होते होते प्राणियों की अनेक जातियां बनी और उन्होंने बौद्धिक एवं शारीरिक स्थिति पार करते हुए वह स्थिति प्राप्त की जो आज है। मानव प्राणी ने भी अपना विकास एकाएक नहीं कर लिया। उसे वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे हैं। ज्ञान का विस्तार भी इसी क्रम से हुआ है। भूतकाल की अनेक मान्यताएं अब झुठला दी गई। विज्ञान ने सत्य की नई परतें खोली और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि पूर्व मान्यताओं के लिए दुराग्रह किए रहना बुद्धिमता नहीं है। पूर्व सत्य तक पहुंचने की मंजिल क्रमशः ही पार की जाएगी। चलने वाला पथिक अभी एक स्थान पर पैर रखे है, अभी दूसरा पग दूसरी जगह रखेगा। जो स्थान अभी पैरों के नीचे है, जो दृश्य अभी आंखों के सामने है, वह अगले क्षण बदल जाएगा। यात्रा क्रम में ऐसा होना स्वाभाविक है। इस परिवर्तन पर अप्रसन्नता व्यक्त करना उचित नहीं। बचपन में जो वस्त्र पहने जाते थे उन्हें युवावस्था में भी पहना जाए, यह आग्रह असंगत और अनुचित ही कहा जाएगा। मान्यताएं पत्थर की लकीर नहीं है। आज जिस आधार पर हम एक बात को सत्य मानते हैं, कल आधार बदल जाने पर परिभाषा बदल जाएगी और पुराने प्रतिपादन को छोड़ने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। इसमें भूतकाल के प्रतिपादनकर्ताओं का अपमान नहीं है। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों के अनुरूप जो सर्वोत्तम सत्य समझा उसे कहा, पर किसी ने भी यह नहीं कहा कि जो उनके द्वारा कहा जा रहा है वह अंतिम है या पूर्ण सत्य है। नेति नेति का उद्घोष करते हुए तत्वदर्शियों ने सदा यह कहा है कि जो बताया जा रहा है वह अंतिम और पूर्ण सत्य नहीं है। स्यादवाद दर्शन में भी इसी तथ्य को स्वीकार किया गया है और भावी अन्वेषण एवं विचार परिवर्तन के लिए पूरी गुंजाइश रखी गई है। भूतकालीन मान्यताओं को ही पूर्ण सत्य मान बैठना दुराग्रह है। सत्याग्रह में यह गुंजाइश रखी जाती है कि सत्य का प्रामाणिक और तथ्यों के आधार पर परिष्कृत रूप सामने आएगा तो उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। ज्ञान के विकास का क्षेत्र खुला रखना चाहिए और मान्यताओं को तथ्यों के आधार पर बदलने का उदात्त दृष्टिकोण अपनाना ही चाहिए। चंद्रमा के संबंध में मनुष्य ने ना जाने कब से क्या क्या स्वप्न संजो कर रखे थे। कितनी मधुर कल्पनाएं उसके साथ जोड़ कर रखी थी। विज्ञान ने उन्हें अस्त व्यस्त करके रख दिया। पाश्चात्य साहित्य में उसे चंद्रमुखी महिला के रूप में चित्रित किया गया है। राहु के आक्रमण से पड़ने वाला चंद्रग्रहण
हमारे लिए चिंता का विषय था और उसे विपत्ति से छुड़ाने के लिए जप दान किए जाते थे। चंद्रमा अमृत का घट है, उसकी चंद्रिका अमृत बरसाती है। चंद्र प्रकाश में शीतल किया हुआ दूध शांतिदायक होता है। शरद पूर्णिमा के चंद्र प्रकाश में खीर का भोजन करते हुए उसमें अमृत मिश्रण की आशा की जाती है। किसान शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को साक्षी बनाकर बीज बोते हैं। चंद्रमुखी का ज्यों ज्यों रूप निखरता है, त्यों त्यों समुद्र कोटि कोटि हाथ पसार कर उसे अपने अंक में आबद्ध करने के लिए व्याकुल होता है। ज्वार भाटे की यही साहित्यिक कल्पना है। स्त्रियों के मासिक धर्म की चंद्रकलाओं के साथ संगति बिठाई जाती है। पौराणिक गाथा के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्नों के रूप में हुई। उसे शिवजी के मस्तक पर निवास करते रहने का स्थान मिला। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गईं। इनमें से रोहिणी को अधिक प्यार करने से रुष्ट अन्य 26 पत्नियों ने जब अपने पिता से शिकायत की तो इस पक्षपात के लिए उसे दक्ष के शाप से कलंकी होना पड़ा। इंद्र के द्वारा अहल्या के साथ छल करने में सहयोग के कारण गौतम ऋषि के शाप से उसे कलंकी बनना पड़ा। मणि चुराने के अभियोग में शाप लगने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन हे घोषित किया गया। स्त्रियां गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन के उपरांत ही कुछ खाती हैं और चंद्र देवता से सुहाग वरदान मांगती हैं। रजनीपति निशानाथ चंद्रमा को काम उमंग उत्पन्न करने वाला बताया गया है। प्रेयसी की चंद्रमुख से तुलना कवि न जाने कब से करते आ रहे हैं। मुसलमान ईद का चांद देखकर अपना व्रत उपवास पूर्ण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा एक पूर्ण ग्रह है। उसे शास्त्रधार का मध्य बिंदु मानकर ग्रह गणित आगे चलता है। यात्रा मुहूर्तों में चंद्रमा की दिशा स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। मनुष्यों पर जब चंद्र दशा आती है अथवा जब अंतर प्रत्यंतर आते हैं तब शुभ लाभ का फलित बताया जाता है। सप्ताह का एक दिन चंद्रमा के नाम पर ही निर्धारित है। उस दिन को मंगलमय माना गया है। बच्चे उसे चंदा मामा मानते रहे हैं और माताएं उसे चंद्र खिलौने को ला देने का आश्वासन ना जाने कब से नन्हे शिशुओं को देती आ रही हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार चंद्रमा 3220 किलोमीटर व्यास का एक वर्तानुकार निर्जीव पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसका बोझ पृथ्वी की तुलना में 80 अंश ही है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के 6वें भाग के बराबर है। वहां न पानी है, न हवा, न कोई जीव और न वनस्पति। शब्द का सर्वथा अभाव, नीरव निस्तब्धता का साम्राज्य। विश्व किरणों की, उल्काओं की व अणु किरणों की निरंतर वर्षा होती रहने से वहां की चट्टानें धूल बन गई हैं। उसकी परतों में नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कतिपय धातुएं विद्यमान हैं। रात को वहां अतिशीत होता है और दिन को अतिताप। वह पृथ्वी की परिक्रमा 386,400 किलोमीटर दूर रहकर करता है। चंद्रमा के संबंध में अब तक जो मान्यताएं प्रतिपादित और प्रचलित रही हैं उनमें डार्विन का कथन है कि पुरातन में पृथ्वी तप्त द्रव थी। उसमें अनेक विस्फोट होते थे। वह तप्त रस सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। इसी बीच पृथ्वी के विस्फोट और सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी का एक टुकड़ा उचटकर अलग हो गया और स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। यही चंद्रमा है। पृथ्वी के जिस स्थान से यह टुकड़ा टूटा वहां प्रशांत महासागर का गड्ढा बन गया। डॉक्टर वाइज ने भी थोड़े हेरफेर के साथ इसी मत की पुष्टि की। उन्होंने धूमकेतु, विश्व किरणें तथा अणु शक्ति के आघातों के कारण चंद्रमा में अनेक खड्ड बन जाने की बात कही है। जेम्स जीव्स और डॉक्टर वफुन्स का मत है कि कभी कोई विशाल तारा सूर्य के समीप होकर गुजरा। उसके और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में रस्साकशी हुई।
इस संघर्ष में सूर्य का एक बड़ा भाग महाभयंकर विस्फोट के साथ टूट गया। उस टूटे भाग से सौरमंडल के अन्य ग्रह बने और उसी मलबे से चंद्रमा बन गया। चंद्रमा पृथ्वी के समीप होने के कारण धरती के गुरुत्वाकर्षण में जकड़ गया और उसी की परिक्रमा करने लगा। डॉक्टर फ्रेड हॉयल का कथन है कि अनंत आकाश में प्रचंड ज्योति के फेंके हुए वायु कणों को सूर्याकर्षण ने खींचा और वह धूल सघन होकर चंद्रमा बन गई। अब चंद्रमा के संबंध में ये नए तत्व स्वीकार कर लिए गए। प्राचीन मान्यताओं की साहित्य में चर्चा भले ही होती रहे, पर उन्हें सही मानने के लिए कोई आग्रह नहीं करता। यह उचित भी है। यूनान का खगोलवेत्ता अनेक्सागोरस बड़े दावे के साथ कहता था कि सूर्य का विस्तार इतना है जितना यूनान का दक्षिण भाग। उन दिनों यह प्रतिपादन पूरी तरह गप माना गया था। जरा सा सूरज भला कहीं यूनान के दक्षिण भाग जितना बड़ा हो सकता है? पीछे दूसरे खगोलवेत्ता और भी आगे बढ़े। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि सूर्य का विस्तार पृथ्वी से भी बड़ा है। सुनने वालों ने इसे और भी बड़ी अतिशयोक्ति माना। यह ग्रह गणित आगे भी जारी रहा और ज्योतिर्विद पोसिडोनियस ने सूर्य का विस्तार और भी बड़ा बताया। उसका प्रतिपादन वर्तमान मान्यता से लगभग आधा था। मध्यकाल में ब्रह्मांड की सुविकसित कल्पना करने वाला पुराना दैवज्ञ दांते है। उसने अपनी पुस्तक पैराडाइसो में कहा है, सूर्य, चंद्र, स्वर्ग स्थित नक्षत्र, इन सबका एक केंद्र मंडल है। 24 घंटे में उसका एक चक्कर पूरा होता है। आज की ब्रह्मांड मान्यता की तुलना में उसे बचपन की कल्पना ही कहा जा सकता है। अब ब्रह्मांड के विस्तार की मान्यता पुरातन की अपेक्षा बहुत आगे और बहुत विस्तृत है। तारे आसमान की छत में लटके हुए अब झाड़ फानूस नहीं रहे। वर्तमान खगोल विद्या के अनुसार सबसे निकट दिखने वाला तारा भी सूर्य से बहुत बड़ा और बहुत दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है, पर उस निकटवर्ती तारे का प्रकाश हम तक आने में लगभग 4 साल लगते हैं। खुली आंखों से जितने तारे हमें दिखते हैं वे सब अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के ही अंडे बच्चे और उसी से बंधे हैं, उसी की गोद में खेलते हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की तरह ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। अपनी आकाशगंगा में लगभग 3 अरब तारे हैं। इनमें निकटवर्ती नक्षत्र की दूरी 400 खरब किलोमीटर है। ऐसी ऐसी आकाशगंगाएं करोड़ों हैं और वे एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि एक का प्रकाश दूसरी तक पहुंचने में 2 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य का वजन 2 अरब टन है। अपनी आकाशगंगा अपने सूर्य से 60 अरब गुना भारी है। ऐसी ऐसी करोड़ों आकाशगंगाओं के तारामंडल ने जो जगह घेर रखी है उसे सिर में एक बाल के बराबर ही समझना चाहिए। शेष ब्रह्मांड तो बिल्कुल पोला, सूना, खाली और नीरव ही पड़ा हुआ है। अपना सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा का एक छोटा सा तारा है। ऐसे लगभग 1 खरब तारे उसमें गुथे हुए हैं और अपने सूर्य की तुलना में 60,000 गुने तक बड़े हैं। इनकी दूरी का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यदि कोई प्रकाश की गति से 1 सेकंड में 299,460 किलोमीटर की चाल से चले तो उसे अपनी आकाशगंगा में सबसे निकटतम तारे पर पहुंचने के लिए प्रकाश गति से 4 वर्ष लगेंगे और दूर वाले पर पहुंचने के लिए 80,000 वर्ष चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं इस अनंत ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हैं। उनकी परिधि और सीमा की कल्पना कर सकना भी मानवीय बुद्धि से बाहर की बात है। कोई समय था जब समझा जाता था कि सृष्टि का केंद्र यह पृथ्वी ही है। यह स्थिर है और सूर्य, चंद्र तथा तारे इसके आसपास घूमते हैं। जब धरती को चौकोर या चपटी समझा जाता था, कुछ इसे स्वर्गदापी सी गरीसी मानते थे। कुछ ने उसे माना
जन्म मरण के कुचक्र में बांधने वाला भवसागर। दार्शनिक फिरसौदी उसे असीम सौंदर्य की देवी कहा और बताया है कि यदि स्वर्ग कहीं है तो यही है, इस धरती पर ही है। वैज्ञानिक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह धरती अन्य ग्रह नक्षत्रों की तुलना में अत्यधिक सौभाग्यशाली है। इसकी सूर्य से दूरी तथा कला इतनी उपयुक्त है कि उससे प्राणियों का जन्म, ऋतु अनुकूलता तथा अगणित शोभा सुविधा का सृजन संभव हो सका। यह स्थिति अन्य ग्रह नक्षत्रों की नहीं है। उनका तापमान, शीतमान इतना भयंकर है कि जीवन की संभावना का कोई लक्षण नहीं दिखता। चूंकि हम इस धरती पर रहते हैं और निकटवर्ती वस्तु की शोभा, उपयोगिता न दिख पड़ती है न समझ में आती है। उसे देखने समझने के लिए दूरी का अंतर होना चाहिए। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के यात्रियों ने दूर से इस धरती की शोभा को देखा तो वे गदगद हो उठे। उन्होंने उस सौंदर्य की अभिव्यक्ति को अनिवर्चनीय और अकल्पनीय बताया। अब पृथ्वी भूतकाल के ज्योतिषों की मान्यता के अनुरूप स्थिर नहीं है। वह एक नहीं कई चाल चलती है। पृथ्वी की कुछ चालें पहले से ही विदित थी। पृथ्वी सूर्यमंडल की परिक्रमा 1 वर्ष में पूरी करती है। वह अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम लेती है। सूर्य पृथ्वी समेत अपने सौरमंडल को साथ लिए वहां सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ा जा रहा है। इनके अतिरिक्त पृथ्वी की एक और गति का पता चला है जिसे थिरकन कह सकते हैं, वाइब्रेशन। पृथ्वी की अक्ष और उसके सिरे अपने स्थान में फेरबदल करते रहते हैं। 14 मास में यह विचलन 22 मीटर तक होता रहता है। पिछली शताब्दियों के खगोलवेत्ता जेम्स ब्रैडले और मौलिनो ने यह आशंका व्यक्त की थी कि ध्रुव अपना स्थान बदलते हैं। उसका कारण पृथ्वी की एक गति थिरकन भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? इसके कारणों की खोज करते हुए कई तथ्य सामने आए हैं। अक्ष की विस्थापना, ध्रुव प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, समुद्रों की विशाल जलराशि का भटकाव, भूगर्भ के तप्त लावे का उद्वेलन और पुनर्वितरण जैसे कारण इस थिरकन के सोचे गए हैं। तथ्यों का सही निरूपण करने के लिए इंटरनेशनल पोलर मोशन सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुव चलन सेवा की ओर से उत्तरी ध्रुव के चारों ओर 40 डिग्री अक्षांश पर 5 वेधशालाएं, लैबोरेटरीज स्थापित की गई हैं और उनमें व्यवस्थित रूप से शोध कार्य हो रहा है। ये लैबोरेटरियां पहली मिजुसावा, जापान, दूसरी समरकंद के निकट केताव में, तीसरी इटली के निकट सार्डिनिया के कार्ली फोर्ते में, चौथी अमेरिका के गैदर्सबर्ग तथा 5वीं यूक्रिया स्थानों में कार्य संलग्न है। रात्रि के 6 घंटे आकाश निरीक्षण के आधार पर इनमें कार्य होता है और निष्कर्ष मिजुसावा केंद्र में भेज दिया जाता है। इन सभी वेधशालाओं के यंत्रों की संवेदनशीलता में कोई दोष उत्पन्न न होने देने के लिए वहां का तापमान न बढ़ने देने की कठोर व्यवस्था है। रात्रि में अति मंद रोशनी, सर्दियों में हीटर तक ना जलाना, खिड़कियां खुली छोड़ना, कार्यकर्ताओं की शारीरिक गर्मी तक बाहर ना आने देने जैसी अनेक सावधानियां बरती जाती हैं। सोचा जाता है कि जिस प्रकार शारीरिक हलचलों का प्रभाव मन पर पड़ता है, ऐसे ही पृथ्वी की स्थूल हलचलों का प्रभाव उसकी मनस्थिति पर पड़ता होगा और उसका हृदय आंदोलन इस प्रकार थिरकने की गति धारण करता होगा। ब्रह्मांड विस्तार की तरह मनुष्य की चिंतन परिधि बढ़ती जा रही है। उसकी क्षमताओं का विकास हो रहा है। संपर्क, संबंध, अपनत्व और उत्तरदायित्व भी इसी प्रकार बढ़ रहे हैं। हमें उसे समझना चाहिए और अपने मन क्षेत्र को, उस विस्तार को स्वीकार कर सकने योग्य उदात्त दृष्टिकोण से युक्त करना चाहिए।
चंद्रमा के संबंध में चिर अतीत से ही कितनी ही कल्पनाएं की जाती रही हैं, परंतु चंद्र शोधों से पता चला है कि चंद्रमा में दिन और रात होने के अतिरिक्त और किसी प्रकार की हलचलें नहीं। ना वहाँ हवा है, ना आंधी तूफान और ना वर्षा होती है। ना बादल दिखते हैं, ना कोई नदी है और ना सरोवर। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और उड़ सकने में असमर्थ धूल के अतिरिक्त और वहाँ कुछ भी नहीं है। सर्वत्र नीरवता, सर्वत्र भयानक सुनसान ही वहाँ भरा पड़ा है। चंद्रमा पर हमारे 2 हफ्ते जितने समय तक उजाला रहता है और उतने ही समय तक अंधेरा। यही वहाँ के दिन रात हैं। धूप निकलती है तो पानी को उबाल सकने जितनी गर्मी पड़ती है। दिन का तापमान 220 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। रात में इतनी सर्दी पड़ती है कि यदि धरती पर उतनी पड़े तो हवा और पानी विकृत होकर पहाड़ों को भी फाड़ देने जैसे संकट उत्पन्न कर दें। रात को वहाँ तापमान 0 से भी 250 डिग्री नीचे चला जाता है। यहाँ विशाल पहाड़, गहरे गर्त, पथरीली धूल का रेगिस्तान ही है। हरियाली के नाम पर एक तिनका भी कहीं नहीं है। न पानी है और न हवा। चंद्रमा का व्यास 3477 किलोमीटर है। वजन में इतना कम है कि पृथ्वी के बोझ पर 81, लेकिन आयतन में पृथ्वी 49 गुनी ही बड़ी है। जैसे धरती पर चंद्रमा निकलता है, उसी तरह रात को चंद्रमा पर पृथ्वी चमकती है। चंद्रमा की चमक जितनी हम देखते हैं, उसकी तुलना में चंद्रमा पर पृथ्वी 60 गुनी अधिक चमकती है। 100 कैंडल पावर के बल्ब की रोशनी जितनी 20 मीटर पर नजर आती है, चंद्रमा की धरती पर पृथ्वी की रोशनी उतनी ही होती है। उस प्रकाश में पुस्तकें पढ़ने का काम मजे में हो सकता है। हमें चंद्रमा जितना बड़ा दिखाई देता है, उससे 4 गुने बड़े आकार की चंद्रलोक से हमारी पृथ्वी दिखाई पड़ती है। आकाश वहाँ नीला नहीं, काला दिखाई देता है, क्योंकि नीलापन हवा के कारण ही होता है। हवा के अभाव में रात के समय वहाँ तारे चमकते हैं, टिमटिमाते नहीं। चांद में बहुत से गड्ढे हैं। उसमें सबसे बड़ा खड्ड 64 मील चौड़ा है। पर्वत श्रृंखलाएं 3000 से 5000 मीटर तक ऊंची हैं। ये गड्ढे कैसे बने? समझा जाता है कि भूतकाल में वहां भयंकर ज्वालामुखी फटते रहे होंगे और आकाश में उड़ने वाली विशालकाय उल्काएं टकरा कर गड्ढे बनाती रही होंगी। अपनी पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण उल्काओं को जलाकर खाक कर देता है। फलतः धरती उस विपत्ति से प्रायः अछूती रही है, पर चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने से उल्काओं के जा टकराने का रास्ता खुला पड़ा है। चंद्रमा पर बिखरी धूल के नीचे ठोस चट्टानें हैं, पर कई जगह उस धूल की परत सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक है। चंद्रमा पृथ्वी से प्रायः 2,40,000 मील दूर रहता है। वह सूर्य से 400 गुना छोटा है, पर साथ ही एक अनोखा संयोग यह भी है कि पृथ्वी से उसकी दूरी भी सूर्य की अपेक्षा 400 गुनी ही कम है। इसी संयोग के कारण हमें चंद्रमा और सूर्य प्रायः एक ही आकार के दिखते हैं। चंद्रमा का सामने वाला भाग ही हम देख पाते हैं, पीठ वाला भाग तो कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उतने ही समय में अपनी धुरी पर भी 27.5 दिन में घूम जाता है। यही कारण है कि धरती वालों को चंद्रमा की पीठ देखने का अवसर कभी भी नहीं मिला। सौरमंडल के अन्य ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं, पर चंद्रमा उन उपग्रहों की बिरादरी में बहुत बड़ा है। मंगल ग्रह के उपग्रह मात्र 14 किलोमीटर व्यास के ही हैं। चंद्रमा के धरातल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 भाग भर है। पृथ्वी पर 1 मीटर कूद सकने वाला आदमी चंद्रमा पर आसानी से 6 मीटर कूद सकता है। इस प्रकार यहाँ का 60 किलोग्राम भारी मनुष्य वहाँ 10 किलोग्राम वजन का ही बैठेगा। पृथ्वी पर जिस तरह प्रायः 30 किलोमीटर दूरी का क्षितिज दिखाई पड़ता है,
किंतु चंद्रमा का क्षितिज सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी का ही होता है। बात करने पर ओठ ही चलते दिखाई पड़ेंगे। हवा के अभाव में कोई शब्द उच्चारण कर सकना संभव ना हो सकेगा। ऐसे अनेक नवीन तथ्य सामने आए हैं जिनसे भूतकाल की चंद्र संबंधी मान्यताओं को आघात पहुंचता है और भावुक व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को झुठलाया जाता देखकर खिन्न हो जाता है। पर इससे क्या, स्वीकार तो तथ्य और सत्य को ही करना पड़ेगा। सत्य शोध का महाप्रयाण चलता ही रहना चाहिए। उसमें पूर्वाग्रहों को अस्वीकृत करना पड़े तो भी करना चाहिए, उसके लिए तत्पर रहना ही चाहिए।